हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम ओशिन जैन है। आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पेपर 1 कर रहे थे। पेपर 1 में हम लॉजिकल रीजनिंग कर रहे थे। ठीक है, ये सारे के सारे PYQ विद एक्सप्लेनेशन है। जुलाई 2018 से जून 2012 के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। ये लास्ट क्लास है, पार्ट नंबर 3। मैंने ऑलरेडी इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट करवा दिया है। जिसने भी नहीं देखा वो ज़रूर से देखना। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते बढ़ते 2025 के भी क्वेश्चंस करेंगे। ये हेल्पफुल सीरीज है। नेट, सेट, JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेसिक्स आता है, तो आप इसको स्किप बिल्कुल मत करना। ठीक है, पूरे के पूरे स्टेटमेंट रिपीट होते हैं और मैं इस क्लास में ट्रिक्स से बताऊंगी जिससे आपको इजीली सॉल्व हो जाए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं PDF, क्लास की नोटिफिकेशन, क्विज, डाउट डिस्कशन, NTA की ऑफिशियल नोटिफिकेशन शेयर करती हूँ और अदर टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की भी नोटिफिकेशन शेयर करती हूँ। तो बेल आइकन को प्रेस करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। आज 22-23 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अपने स्कोर को शेयर करना भूलना नहीं। ठीक है, मैंने टीचिंग के 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, रिसर्च के भी 3 हो चुके हैं, कम्युनिकेशन और ICT के भी 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। तो 1 बाय 1 करके देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा और कंप्लीट कर लेना। बैकलॉग बिल्कुल मत करना। 20+1 DI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। कॉन्सेप्चुअल एक क्लास है तो उसको देखना भी मत भूलना। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। आई होप सभी ने वो क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन में ये रहा। अनन्या एंड कृष्णा कैन स्पीक एंड फॉलो इंग्लिश। तो साथ ही साथ लिखते जाते हैं अपन, अनन्या, कृष्णा कैन स्पीक, फॉलो इंग्लिश। ठीक है। बुलबुल कैन राइट एंड स्पीक हिंदी एस अर्चना डस। बुलबुल बुलबुल और अर्चना क्या बोल सकती हैं? हिंदी। ठीक है जी। अर्चना टॉक्स विद अनन्या इन बंगाली। अर्चना अनन्या से बंगाली में बात कर रही है। बंगाली। कृष्णा कैन नॉट फॉलो बंगाली। कृष्णा को बंगाली नहीं आती। बुलबुल टॉक्स विद अनन्या इन हिंदी। बुलबुल टॉक्स विद अनन्या इन हिंदी। तो ये तो हिंदी में बोलती ही है। हु कैन स्पीक एंड फॉलो इंग्लिश, हिंदी, बंगाली। तो कहाँ दिख रहा है आपको? इंग्लिश, हिंदी, बंगाली। अनन्या, AN। अनन्या इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान है। ठीक है जी, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन में ये रहा। A stipulative definition may be said to be। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन क्या हो सकती है? ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉल्स, समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स फॉल्स, और या तो नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। तो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन क्या होती है कि हम मीनिंग दे रहे हैं किसी वर्ड को। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग लिखते हैं ऐसे, लेकिन ऑनलाइन चैट में आप FRND बस लिख देते हैं, इससे समझ में आ जाता है। प्लीज किसी को लिखना है तो इतना बड़ा प्लीज नहीं लिख के आप सिर्फ PLZ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये स्टिपुलेटिव है। आप किसी वर्ड या टर्म को मीनिंग दे रहे हैं, एक शॉर्ट फॉर्म दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, जैसे कि पाउट बनाना, सेल्फी, ये अपन ने इजाद करी है ना। तो ये नाइदर ट्रू हो सकता है नॉर फॉल्स। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन ये स्टेटमेंट नहीं है या डिक्शनरी मीनिंग नहीं है कि डिक्शनरी में दिया है तो वो सब जगह एप्लीकेबल होगी। ठीक है जी, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो। बिकॉज इट असाइंस अ न्यू स्पेसिफिक मीनिंग टू अ टर्म, नॉट अ स्टेटमेंट दैट कैन वेरीफाइड एज अ करेक्ट और इनकरेक्ट। Unlike a dictionary definition
विच रिपोर्ट्स अ वर्ड कॉमन यूजेज। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन क्या है? आर्बिट्ररी असाइनमेंट है कि हम रैंडमली असाइनमेंट कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। इनफॉर्मल या कॉलीग में जैसे फ्रेंड्स लिखते हैं, वन प्लीज प्लीज। इन फॉर्म ऑफ स्टिपुलेटिव, ये इसका एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा इससे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, बहुत इजी क्वेश्चन है। सैटर्न एंड मार्स आर प्लैनेट्स लाइक अर्थ। सैटर्न और मार्स प्लैनेट हैं अर्थ के जैसे, ठीक है। दे बोरो लाइट फ्रॉम द सन, लाइट बोरो करते हैं, ठीक है। मूव्स अराउंड द सन, अराउंड सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, एज द अर्थ डज। सो दोज प्लैनेट्स आर इनहेबिटेड बाय वेरियस ऑर्डर ऑफ क्रिएचर्स एज द अर्थ इज। तो जैसे अर्थ में बहुत सारे क्रिएचर रह रहे हैं, वैसे ही इन प्लैनेट्स में रह रहे हैं। तो ये हम क्या अर्थ को सैटर्न और मार्स से कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन कहाँ आता है? एनालॉजी में, करेक्ट। डिडक्टिव नहीं आता, एस्ट्रोलॉजी नहीं, मैथमेटिकल नहीं, क्या है राइट आंसर? एनालॉजी। जिसने दिया है वो करेक्ट है। कितनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन? तो सैटर्न मार्स की ये मैंने पिक्चर तो आपको पता ही है, ये सब ठीक है ना, ये प्लैनेट है। वैसे ही क्रिएचर को हमने इनके साथ कंपेयर कर लिया। राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। गिवन बिलो आर टू प्रेमाइसेस, फोर कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम दीज टू प्रेमाइसेस इन फोर कोड्स। सेलेक्ट द कोड दैट स्टेट्स द कंक्लूजन वैलिडली ड्रॉन। ऑल सन्स आर रिलीजियस, ये मेजर प्रेमाइस है। सम ऑनेस्ट पर्सन आर सन, ये माइनर प्रेमाइस है। जैसे कि आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो मिडिल टर्म है संत, जो कॉमन टर्म है, वो कंक्लूजन में नहीं आता है। ये आपको पता होगा। मिडिल टर्म इसमें आता है क्या? नहीं आता है कंक्लूजन में। तो संत आएगा क्या? कंक्लूजन में नहीं आएगा, तो यहीं से ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम से कर लेते हैं। ऑल सन्स आर रिलीजियस, ऑल सन्स आर रिलीजियस। सम ऑनेस्ट पर्सन आर संत, सम ऑनेस्ट पर्सन क्या है? संत है। देयरफॉर सम ऑनेस्ट पर्सन आर रिलीजियस, कुछ ऑनेस्ट पर्सन रिलीजियस भी होंगे, हाँ। ऑल रिलीजियस पर्सन आर ऑनेस्ट, सारे के सारे रिलीजियस पर्सन, सारे के सारे रिलीजियस पर्सन क्या ऑनेस्ट है? ऐसा डायग्राम है क्या? नहीं है, तो ऑप्शन यहीं से बन जाता है सी, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर है सभी को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन में ये रहा। इफ द स्टेटमेंट सम एंड men are honest is false, which among the following statement will be true? Choose the correct code given below. बहुत आसान। A, E, I, O। some men, some men, ये क्या है? false है। तो कौन सा ट्रू होगा? ये फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फॉल्स अपवर्ड होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स है ये वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट ट्रू हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या पूछा है हमसे? ट्रू पूछा है। नो और सम नॉट। नो मैन आर ऑनेस्ट, ये ट्रू हो जाएगा। सम नॉट, सम नॉट, तो ये वाले तो करेक्ट हो गए, ठीक है जी। अब अपन ऑल मैन आर ऑनेस्ट, ये तो फॉल्स है, तो हमसे ये पूछेंगे नहीं, वन नहीं आएगा, वन नहीं आएगा, वन नहीं आएगा। लास्ट वाला क्या है? ऑल मैन आर डिसऑनेस्ट, तो सारे के सारे मैन डिसऑनेस्ट है, मतलब कि सारे, कोई भी मैन ऑनेस्ट नहीं है। नो मैन आर ऑनेस्ट, ये स्टेटमेंट इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन 4 भी करेक्ट होता है। 2, 3, 4 करेक्ट आंसर बनेगा। और 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये आंसर बी बनेगा अपना, ठीक है। समझ में आया सभी को? यस। तो देखो यहाँ से मैं आपको इस
चार्ट का बताती हूँ। जैसे ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये तो पता है अपोजिट। ये फॉल्स है, फॉल्स क्या होता है, अपवर्ड होता है, यहाँ से आपको ये पता चल गया। अब ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू या फॉल्स होगी। वैसे तो इसका अपोजिट हम यहाँ लिख देते हैं, इसमें यहाँ क्या लिखा, फॉल्स लिखा। बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर, ट्रू टुगेदर मतलब ये ट्रू है तो ये डाउटफुल हो जाएगा। ट्रू टुगेदर ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। बोथ कांट बी फॉल्स टुगेदर, अगर एक फॉल्स है, एक साथ दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, तो एक फॉल्स है तो दूसरा क्या होगा, ट्रू होगा। ये इससे डिराइव किया है, ठीक है जी। इस स्टेटमेंट से दो ये चीज डिराइव की है, तो ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू होता तो ये डाउटफुल कहलाता। समझ में आया, ये सब कॉन्ट्रेरी की बात कर रहे हैं। बाकी कॉन्ट्रेरी आएगा तो तब हम उसको भी देखेंगे, बहुत क्वेश्चन आए इससे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन में ये रहा। चूज द प्रॉपर अल्टरनेटिव गिवन इन द कोड टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। बी हनी, काउ मिल्क, टीचर क्या होगा। बी क्या दे रही है, प्रोडक्ट दे रही है, हनी प्रोडक्ट दे रही है। काउ कौन सा प्रोडक्ट दे रही है, मिल्क दे रही है। टीचर क्या प्रोडक्ट देती है, टेंजिबल देती है, टेंजिबल चीज देती है क्या, नहीं। टीचर नॉलेज देती है, विजडम देती है। इंटेलिजेंस तो खुद में आता है, मार्क्स आपको कमाना पड़ता है, लेसन प्रोवाइड करती है, लेकिन टीचर नॉलेज या विजडम देती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है जी। ये देखो, ये सेम एग्जाम एक्सप्लेनेशन दिया है। बी प्रोड्यूसेस हनी, काउ प्रोड्यूसेस मिल्क, टीचर डजंट प्रोड्यूस समथिंग टेंजिबल लाइक हनी या मिल्क, बट दे कैन डू इम्पार्ट नॉलेज विजडम, देयरफॉर विजडम मोस्ट फिटिंग अल्टरनेटिव है। आई होप ये क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50। A definition put forward to resolve a dispute by influencing attitudes and steering emotion, ठीक है। ऐसी कोई डेफिनेशन बताओ जिससे हम डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे, इन्फ्लुएंस करके और इमोशन को इधर उधर करके, ठीक है। तो ये कैसा होगा, लेक्सिकल होता है, डिक्शनरी मीनिंग। तो ये इन्फ्लुएंस हो रहा है क्या, नहीं। परसुएसिव इन्फ्लुएंस होता है, परसुएसिव का मतलब ही इन्फ्लुएंस होता है, ये करेक्ट हो जाता है। स्टिपुलेटिव असाइनिंग न्यू मीनिंग टू अ टर्म। प्रिसीशन मतलब प्रिसाइज कर देना, एलिमिनेट कर देना एम्बिग्यूटी। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट होता है। तो ये टाइप ऑफ डेफिनेशन PYQ सेम टू सेम डेफिनेशन स्टेटमेंट उठा के दिए, तो ये आप कॉपी में नोट कर सकते हो। तो ये स्टिपुलेटिव है, प्रिसाइजिंग है, और ये अपना था डेफिनेशन लुक फॉरवर्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बाय इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड। तो ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट PYQ ही है, ठीक है जी। यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स गिवन बिलो कंटेन ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। वेन डायग्राम इज अ क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन, हाँ क्लियर मेथड है, सिस्टमेटिक है, यस। तो ये वाली लाइन कितनी बार रिपीट हुई है, तो ये तो आपको लर्न हो गई होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू है। Venn diagram is the most direct method of testing the validity of categorical syllogism। हाँ, Venn diagram से हम डायरेक्टली पता कर लेंगे और वैलिडिटी हम जान लेंगे। वैलिडिटी क्या होती है, जो स्ट्रक्चर को फॉलो करे, स्ट्रक्चर PPC को फॉलो करे, ठीक है। इन वेन डायग्राम मेथड द प्रेमाइसेस एंड कंक्लूजन ऑफ अ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज डायग्राम, नहीं। कंक्लूजन ड्रॉ हम वेन डायग्राम में नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल A are B, all B are C, therefore all A are C, ठीक है। all A are B ये तुमने वेन डायग्राम में बनाया। फिर ऑल B are C, ये P1 P2 बनाया, ऑल B are C, ठीक है। तो क्या तुमने ये भी बनाया ऑल ARC, अब क्या बना रहे हो, नहीं।
सिर्फ प्रेमाइस का बना रहे हो ना? हाँ, तो इन वेन डायग्राम मेथड द प्रेमाइसेस एंड कंक्लूजन ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स डायग्राम, नो ओनली प्रेमाइस हम बनाते हैं और कंक्लूजन उससे रिप्रेजेंट हो ही जाता है, हमें कंक्लूजन वेन डायग्राम से समझ में ही आ जाता है। तो ये क्या हो जाती, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, अब थर्ड देखते हैं, फोर्थ देखते हैं। In Venn diagram method, the three overlapping circles are drawn for testing a categorical syllogism. Yes, correct. कितने सर्कल बने? 1 2 3। किसके लिए है? टर्म ए बी बी सी सी, मिडिल माइनर मेजर टर्म के लिए है। यस, तो 3 ओवरलैपिंग सर्कल होते हैं, तो यस करेक्ट आंसर क्या है? 1 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट बनता है। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है सभी को। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। वेन डायग्राम, in Venn diagram for a categorical syllogism only the premises are diagram, the conclusion is then tested against the diagram premise to determine validity। तो ये रॉन्ग होता है, बाकी सारे करेक्ट होते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन में ये रहा। इंडक्टिव रीजनिंग प्रीसपोजेस, तो ये तो 3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, यूनिटी इन ह्यूमन नेचर, यूनिटी मतलब कि वननेस, एकजुटता होनी चाहिए। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब कंप्लीट हो। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी इन ह्यूमन नेचर, पैटर्न को अगर आप क्रैक करोगे, जैसे एप्पल गिर रहे हैं, बहुत सारे एप्पल गिर रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग किस पे बेस्ड है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर पे बेस्ड है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और हार्मनी मतलब कि बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द ह्यूमंस एंड नेचर, तो ये हार्मनी कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है और बहुत बार रिपीट भी है, तो आपको ये वर्ड तो याद ही हो गया होगा। यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, सेम कॉजेस प्रोड्यूस सेम इफेक्ट अंडर सिमिलर कंडीशन, इंडक्टिव रीजनिंग का हिस्सा है। ठीक है जी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन में ये रहा। By which of the following proposition the proposition some men are not honest is contradicted? A, E, I, O. Some not का contradicted क्या है? A है, very good, all men are honest, ये contradicted है, सही जवाब। ऑप्शन ए करेक्ट होता है, contradicted। O का contradicted, some not का contradicted, all है, always opposite to each other। Right answer is option A। चलिए next question, question number 54। A stipulated definition is always true, always false, sometimes true, sometimes false। ये तो आपको पता ही है इसका आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये रिपीट है, थर्ड क्लास में आपको बहुत मजा आने वाली है हर एक में, क्योंकि रिपीटेड है। समझ में आ रहा है? ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फ्रेंड्स को हम इसमें लिख देते हैं प्लीज, कोई ऐसे सेल्फी ले रहे हैं, पाउट बना रहे हैं, तो ये क्या है? स्टिपुलेटिव डेफिनेशन है, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55। चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव गिवन इन द कोड एंड रिप्लेस विद द क्वेश्चन मार्क। एग्जामिनर, एग्जामिनी, प्लीडर, क्लाइंट, प्रिसेप्टर क्या होगा? कस्टमर होगा, पाथ फाइंडर होगा, परसीवर होगा या डिसिपल होगा? ये रिलेशन क्या बता रहा है? परसेप्टर का मतलब होता है टीचर या गाइडर, जो गाइड करे, तो वो क्या होगा? डिसिपल। डिसिपल मतलब शिष्य, स्टूडेंट, लर्नर। तो ऑप्शन सी करेक्ट, डी करेक्ट होता है। ठीक है जी, द गिवन पेयर, ये जो एग्जामिनर, एग्जामिनी, प्लीडर, क्लाइंट शो अ रिलेशनशिप वेयर वन पर्सन गाइड्स और इंस्ट्रक्ट another. Preceptor also signifies a teacher mentor, so the logical counterpart क्या हो जाएगा? Disciple, someone who learns from a preceptor। तो right answer option D है। ठीक है जी, चलिए next question, question 56। If the statement most of the students are obedient is taken to be true, which one of the following pair of statement can be claimed to be true?
अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो मोस्ट ऑफ द को हमको कन्वर्ट करना है सम में। सम स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट is taken to be true. A, E, I, O, सम ट्रू है। ठीक है जी, तो बताना है कौन सा ट्रू है। अदर, ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये ट्रुथ डाउनवर्ड होता है, फॉल्स अपवर्ड होता है, तो ये फॉल्स है। अगर इधर पे ट्रू दिया तो ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल, तो ये डाउटफुल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये डाउटफुल है तो ये भी डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है जी। All obedient persons are student. All students are obedient. Some students are obedient. तो some students are obedient, तो ये तो स्टेटमेंट का स्टेटमेंट ट्रू निकल आया। ठीक है, हमसे ट्रू पूछा है। Some students are not disobedient, तो not से dis कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, obedient। Some students are obedient, ये भी ट्रू हो जाएगा। 3 4 करेक्ट होता है। All obedient person are student, तो ये रिवर्स कर दिया हमने, ये नहीं होगा। ऑल स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, तो ये तो क्या है, फॉल्स, डाउटफुल है ये। राइट आंसर ऑप्शन 3 बनता है। ऐसा भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, ट्रू ही पूछ लिया, डाउटफुल ना पूछा, ना फॉल्स पूछा, और बाकी सब है, उसी को आंसर हमें करना है। ये इसका चार्ट आपको पता ही है। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। A deductive argument claims that the conclusion does not claim something more than that which is contained in the premise। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थ्योरी से हम नीचे आते हैं पर्टिकुलर्स या स्पेसिफिक में। ठीक है, तो थ्योरी तो इतनी बड़ी, उसमें से कुछ चीज हम लेते हैं, तो वो तो डिडक्टिव है। तो कंक्लूजन डज नॉट क्लेम समथिंग मोर देन दैट व्हाट इज। अब थ्योरी के बाहर का तो हम जाएंगे नहीं, थ्योरी में से ही उठाएंगे, तो हम बाकी चीज तो क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो ये करेक्ट होता है। समझ में आया सभी को। हाँ, थ्योरी के बाहर नहीं जा रहे हैं हम। ठीक है, डज नॉट क्लेम, बाहर की चीजें क्लेम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उधर ही का ही ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, द कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय द प्रेमाइसिस कंक्लूसिवली। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में तो प्रेमाइस से ही हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, सेम चीज बोली है, थ्योरी से ही ड्रॉ कर रहे हैं, प्रेमाइस से ही कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये भी करेक्ट होता है। इफ द कंक्लूजन इज फॉल्स देन द प्रेमाइसेस में आइदर बी ट्रू और फॉल्स। कंक्लूजन अगर फॉल्स है तो प्रेमाइस 1 2 भी फॉल्स होगा, तो ये भी क्या है, ट्रू होता है। ठीक है, इसका मैं अभी एग्जांपल दूंगी। इफ प्रेमाइस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेमाइस ट्रू देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। अगर प्रेमाइस ट्रू, P1 P2 अगर ट्रू है, प्रेमाइस 1 प्रेमाइस 2 ट्रू है, तो कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू ही होगा, तो ये तो वैलिडिटी का है। ऑप्शन डी करेक्ट होता है, सारे के सारे करेक्ट हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है जी, यहाँ पे है डिडक्टिव कंक्लूजन आर फुल्ली कंटेन्ड इन द प्रेमाइस। जो भी कंक्लूजन है वो पूरी चीज प्रेमाइस से ही है। ठीक है, नेक्स्ट, द कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय द प्रेमाइस इज कंक्लूसिवली। यस, डिडक्टिव आर्गुमेंट एम्स फॉर सर्टेनिटी नॉट प्रोबेबिलिटी। इंडक्टिव प्रोबेबिलिटी कहाँ होता है, इंडक्टिव के लिए होता है, सर्टेनिटी डिडक्टिव के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे मैं एग्जांपल के बारे में बता रही थी। सारे के सारे, इफ द कंक्लूजन इज फॉल्स प्रेमाइस मे बी आइदर ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये प्रेमाइस ट्रू भी हो, मे बी ट्रू भी हो सकता है, प्रेमाइस फॉल्स भी हो सकता है। ऑल ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, पेंगुइन is a bird, therefore penguin can fly। penguin
कैन फ्लाई। तो आप यहाँ देखेंगे ये फॉल्स है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। रियल लाइफ में तो फॉल्स है ना, लेकिन ये वाले क्या है, इफ कंक्लूजन इज फॉल्स द आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड कहलाएगा। एंड इन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट प्रीमाइस मे बी ट्रू, प्रीमाइस मे बी फॉल्स। सो द स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। और लास्ट वाला तो वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। प्रीमाइस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है सभी को। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑथर ऑफ गॉर्डन, बुक इन माई लाइब्रेरी, ब्लू थिंग्स, स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड। ये सारे आपको स्टेटमेंट दी है। तो ये क्या है, कॉमन नेम है, प्रॉपर नेम है, डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है कि आइडेंटिफाइड डिस्क्रिप्शन। हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बुक को किसी ऑथर से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव फ्रेज कहलाएगा। Descriptive phrase because all the example are phrases that describe a set of item or a person based on characteristics rather than specific name. जैसे first president of India, describe a person by their role. Author of Gordon, describe a person by their work. Books in my library, describe book by shared character being a specific library. ठीक है, blue things describe item based on their color. Students who work hard describe student based on behavior या characteristics. तो किसी चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव फेज। क्वेश्चन 59। In the expression nothing is larger than itself, the relation is larger than, क्या होगा ये, एंटी सिमेट्रिक होगा, एसिमेट्रिकल होगा, इंट्रांजिटिव होगा कि इररिफ्लेक्सिव होगा। राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है, इररिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि ए एंटी सिमेट्रिक मतलब कि ए इज रिलेटेड टू बी, बी कैन नॉट बी रिलेटेड टू ए जब तक ए इक्वल टू बी नहीं हो जाता। ठीक है, एसिमेट्रिक तो ये जो है A is larger than B, B cannot related, B can be larger than A. The statement in the question only address irreflexibility. Asymmetry जो सिमेट्री नहीं हो, एक जैसा नहीं हो, तो ये नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी क्या होता है, A is related to B, B related to C. It doesn't mean कि C भी relate करे A से, तो A intransitive है। ट्रांजिटिविटी मतलब सी भी ए से रिलेट करता हो और इन मतलब कि नहीं, तो ये नहीं होगा। इररिफ्लेक्सिबल मतलब कि दिस मीन्स दैट एन एलिमेंट इन अ सेट कैन नॉट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद से नहीं रिलेट करना। नथिंग इज लार्जर देन इटसेल्फ, इज लार्जर देन इज रिलेशन ऑफ इररिफ्लेक्सिव। याद रखना ये इज लार्जर देन क्या है, इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी बनता है इधर, और ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। असर्शन रीजन का है, देयर आर मोर लॉज ऑन द बुक टुडे देन एवर बिफोर। बहुत ज्यादा लॉज बन रहे हैं। एंड मोर क्राइम्स बीइंग कमिटेड देन एवर बिफोर, पहले से भी बहुत ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। ठीक है, तो लॉज भी बन रहे हैं, क्राइम भी हो रहे हैं, तो ये तो ट्रू है। बिकॉज टू रिड्यूस क्राइम वी मस्ट एलिमिनेट लॉ। वाह क्या लाइन है, वाह क्या लाइन है। तो भाई ये तो बिल्कुल ही क्या हो जाता है, ऐसे थोड़ी ना लॉ को कम कर दो तो क्राइम कम हो जाए, बिल्कुल ही बेबुनियाद टाइप की है लाइन दी है ये। ए इज ट्रू, हाँ ये फॉल्स फॉल्स डाउटफुल ये हट जाएगा। आर इज डाउटफुल, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन 1 करेक्ट होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन में ये रहा।
If the proposition all men are not mortal is true, then which of the following is correct? अब इसमें all भी दिया not भी दिया है, तो ये क्या हो जाएगी? ऑल मैन आर नॉट मॉर्टल, सारे के सारे मैन मॉर्टल नहीं है, लेकिन एकाध तो होगा, तो सम मैन आर नॉट मॉर्टल, ठीक है, ये होगा इसका। सम नॉट अगर ट्रू है, AEIO, सम नॉट अगर ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? ट्रुथ। डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड होता है, तो अगर ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? डाउटफुल। ये डाउटफुल है तो ये वाला भी डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है जी। अब इससे करते हैं ऑल मैन आर मॉर्टल इज ट्रू, तो ऑल वाला जो है, ऑल वाला क्या ट्रू है? नहीं, फॉल्स है, तो वन नहीं आएगा, वन नहीं आएगा, वन नहीं आएगा, वन नहीं, यहीं से बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से। सम मैन आर मॉर्टल, सम मैन आर मॉर्टल, तो ये डाउटफुल क्या होता है? ट्रू भी होता है, फॉल्स भी होता है, तो इसको होल्ड पे रखेंगे। ये भी तो वैसे नहीं आना चाहिए। नो मैन आर मॉर्टल इज डाउटफुल, तो ये नो वाला डाउटफुल है, हाँ है, ये थर्ड आएगा। ऑल मैन आर मॉर्टल इज फॉल्स, तो ऑल फॉल्स है, यस। 3 4 तो पक्का पक्का आएंगे, लेकिन 2 के साथ आएंगे, 1 के साथ नहीं, क्योंकि ये फॉल्स भी हो सकता है। ये वाला तो ट्रू तो कहीं से कहीं तक नहीं है, तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन के हिसाब से अपन को करना है, तो बी करेक्ट होता है, ठीक है जी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। Determine the nature of the following definition. Abortion means the ruthless murdering of innocent being. Abortion का मतलब जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और वहीं के वहीं बच्चे को मार दिया जाता है, ठीक है, बगैर दया भावना से, दया तक नहीं करता, मार देते हैं, तो वो लेक्सिकल है क्या? डिक्शनरी मीनिंग है क्या? नहीं। परसुएसिव है क्या? परसुएट कर रहे हो आप, यस, किसी को इन्फ्लुएंस पे आके कर रहे हो। स्टिपुलेटिव है क्या? कि मीनिंग दे रहे हो। अबॉर्शन, अबॉर्शन तो सब जगह फेमस है ना, तो ये नहीं आएगा। थियोरिटिकल, थ्योरी है क्या? नहीं। राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन बी, ठीक है जी। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। चलिए, ये इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 63। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट? कौन सा आर्ग्यूमेंट नहीं है? अब प्रेमाइस और कंक्लूजन, कंक्लूजन को सपोर्ट करे जब प्रेमाइस, मतलब आप प्रेमाइस से ही कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं ना, तो सपोर्ट में होना चाहिए, वही आर्ग्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। देवदत्त डज नॉट इन ईट इन द डे, सो ही मस्ट बी ईटिंग एट द नाइट, ठीक है। दिन में नहीं खा रहा है मतलब वो रात को खा रहा है, तो सो से अपन को पता चल जाएगा कि हाँ ये सपोर्ट कर रहा है, कंक्लूजन दे रहे हैं अपन इसमें, तो ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है, यस। इफ देवदत्त इज ग्रोइंग फैट एंड if he does not eat during the day, he will be eating at night. अगर देवदत्त मोटा हो रहा है और वो दिन में नहीं खा रहा, तो मतलब वो रात में खा रहा है, तो ये हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इफ एल्स की बात कर रहे हैं, कंडीशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। राइट आंसर ऑप्शन बी बनता है, नॉट पूछा अपन से। देवदत्त eats in the night, so he does not eat during the day. रात को खा रहा है तो वो दिन में नहीं खा रहा होगा, ठीक है, तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। सिंस देवदत्त डज नॉट ईट इन द डे, क्योंकि वो देवदत्त दिन में नहीं खा रहा, ही मस्ट बी, तो वो रात में खा रहा होगा, तो ये भी क्या है? एक आर्ग्यूमेंट है। समझ में आया? ये बी ऑप्शन क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस में इफ एल्स,
इफ पढ़ाई करोगे तो चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। तो बी आर्ग्यूमेंट नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट होता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। Venn diagram is a kind of diagram to represent access the validity of elementary inference of syllogistic form। syllogistic form मतलब कि PPC, उसमें से हम PPC में से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, और इन्फ्रेंस क्या एक प्रोसेस है, ठीक है, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। तो वेन डायग्राम क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फ्रेंस। ऑप्शन ए करेक्ट होता है, ठीक है जी। रिप्रेजेंट नॉट एक्सेस, रिप्रेजेंट एक्सेस ट्रुथ, रिप्रेजेंट बट नॉट रिप्रेजेंट द ट्रुथ। तो ट्रुथ तो क्या होती है, स्टेटमेंट होती है, ना कि आर्ग्यूमेंट होती है, ठीक है जी। तो ये तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। Represent it visually shows the relationship between classes all A are B, all A are B. Access validity by shading marking the circle. We check whether the conclusion logically falls from the premise, not for truth. So Venn diagram do not test the truth of the statement, they only test logical validity, argument valid या invalid होते हैं, और स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स होती है। इसलिए दोनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए बनता है अपना सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 65। रीजनिंग बाय एनालॉजी लीड्स टू सर्टेनिटी, डेफिनेशन, कंक्लूजन। प्रिडिक्टिव कंजक्चर या श्योरिटी। तो सर्टेनिटी मतलब कि 100% श्योर हो आप। डेफिनेट कंक्लूजन डेफिनेटली ड्रॉ कर रहे हो, प्रेमाइज से ही हो रहा है। प्रिडिक्टिव कंजक्चर पॉसिबिलिटी है एनालॉगी की आएगी, प्रिडिक्ट कर रहे हो। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, श्योरिटी की गारंटी दे रहे हो, तो ये एनालॉगी में नहीं आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होता है। सर्टेनिटी मतलब 100% श्योर, एब्सोल्यूट ट्रू कंक्लूजन। एनालॉगी इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी नॉट प्रूफ। और डेफिनेट कंक्लूजन, अ कंक्लूजन दैट must logically follow only deductive reasoning gives definite conclusion not analogy, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग देती है डेफिनेट कंक्लूजन। प्रिडिक्टिव कंजक्चर क्या होता है, प्रोबेबल गैस होता है। एनालॉगी गिव्स अ प्रोबेबल लाइकली कंक्लूजन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी नेचर, यही इसको ही नेचर ऑफ कंजक्चर कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। श्योरिटी क्या, गारंटी या कंप्लीट एश्योरेंस। एनालॉगी नेवर गारंटीज रिजल्ट, इट ओनली सजेस्ट पॉसिबिलिटी। तो ऑप्शन सी क्या होता है, करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 66, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, इंडक्टिव आर्गुमेंट ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। अब इसको याद रखना कि पर्टिकुलर जनरल क्या है, जनरल टू पर्टिकुलर क्या है। तो पिग और जीडीपी, ये पर्टिकुलर टू जनरल इंडक्टिव है, जनरल टू पर्टिकुलर डिडक्टिव है, ठीक है, इससे याद रहेगा, ये आपके लिए निमोनिक। इंडक्टिव आर्गुमेंट ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, करेक्ट बनता है। अ कोजेंट आर्गुमेंट मस्ट बी इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग, कोजेंट इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग, तो ये करेक्ट है, ठीक है। अ वैलिड आर्गुमेंट में है फॉल्स प्रेमाइस फॉल्स कंक्लूजन, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। आर्ग्यूमेंट में भी लेजिटिमेटली भी स्पोकन, ट्रू और फॉल्स नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं होते ये, क्या स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स होती है, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स होती है, ना कि आर्ग्यूमेंट, ठीक है जी। तो ये फोर्थ वाला गलत है, बाकी 1 2 3 सही है।
लेकिन ऑप्शन में हमको तो दिया ही नहीं, फॉल्स पूछा है। और तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ही गलत दिए तो उसका कुछ कर नहीं सकते अपन। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखो, कोजेंट आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट प्लस ट्रू प्रीमाइस। ये अभी चार्ट से बताऊंगी मैं। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है, अ वैलिड आर्ग्यूमेंट में है फॉल्स प्रीमाइस फॉल्स कंक्लूजन। उसका एग्जाम्पल, ऑल कैट्स कैन फ्लाई, ये फॉल्स हो गया। टॉम इज अ कैट, ये भी फॉल्स हो गया। देयरफॉर टॉम कैन फ्लाई, ये भी फॉल्स। लेकिन ऑल कैट्स कैन फ्लाई, टॉम इज अ कैट, तो टॉम भी फ्लाई। तो वेन डायग्राम से तो बन रहा है ये, है ना। वैलिडिटी बता रहा है, वैलिडिटी क्या बोलती है भाई, स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए, पीपीसी। टॉम, फ्लाई, कैट, कैट और कैट कैंसिल हो जाएंगे। क्या कैट आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है ना, इसलिए वैलिडिटी पीपीसी बताती है। और फिर बाद में स्ट्रॉन्ग और वीक, यहां से देखते, साउंड और अनसाउंड क्या बताती है, रियल लाइफ में ट्रू है कि नहीं। वैलिडिटी क्या बताती है, पीपीसी, स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। और यहाँ पे रियल लाइफ में ट्रू है कि नहीं, रियल लाइफ में अगर ट्रू होगा तो साउंड होगा, फॉल्स होगा तो अनसाउंड होगा। ठीक है, कंटेंट कि पेंगुइन कैन फ्लाई, नहीं, पेंगुइन बर्ड है, नहीं। वहां पे इंडक्टिव, स्ट्रॉन्ग, कोजेंट, तो ये अपना था ना थर्ड लाइन, कोजेंट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक करना, शेयर करना। अपने स्कोर कितने हैं आपके स्कोर हुए हैं कमेंट सेक्शन में स्कोर अपने शेयर करना सभी के सभी। ठीक है, लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया तो करो। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।